हेलो क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर 3 को। और बेसिकली ये केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है क्लास 10 के। और चैप्टर का नाम क्या है तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और काफ़ी सिंपल चैप्टर है और हर एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सेल्फ सफिशिएंट होगा आपको 100% प्रिपरेशन करने के लिए इस चैप्टर का। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले हैं तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स के रूप में हम लोग क्लासीफाई करेंगे। और इस क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई तो आधार होना चाहिए। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं इन मेटल्स को एलिमेंट्स को, तो हम लोग उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, उनके गुण के आधार पर, उनके नेचर के आधार पर करते हैं। और ये गुण नेचर हम लोग जानते हैं कि ब्रॉडली दो प्रकार के होते हैं। कुछ गुण को हम लोग फिजिकल के कैटेगरी में रखते हैं, कुछ को केमिकल के कैटेगरी में रखते हैं। फिजिकल वो हो गया जो हमको बाहरी रूप से देखने को मिलता है, उनका अपीयरेंस आप कह सकते हैं। वहीं केमिकल की जब बात करते हैं आप तो उनके अंदर का जो बनावट है, संरचना जो है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसी संरचना को, केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के क्रम में हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस देखना पड़ेगा, तो हम लोग केमिकल रिएक्शन समझेंगे। उसके बाद मेटलर्जी वाला पोर्शन आता है कि किस प्रकार से ओर को आप निकालते हैं, ओर को किस प्रकार से प्योर करते हैं। फिर कोरोजन वगैरह का जो कंसेप्ट है वो आएगा। बस उसके बाद ये चैप्टर खत्म। इति श्री रेवा खंडे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, दोस्तों के साथ शेयर करो। कुछ नहीं है ये सब। आगे हम लोग देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखेंगे तो मेटल्स के बारे में कह रहा है कि ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब सब्सटेंसेस को आपको ग्रुप करना है, कैटेगराइज करना है, तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आप फोकस करिए। उदाहरण के लिए अब इस चैप्टर में हम लोग को कौन कौन सा मेटल लेना होगा, आयरन एंड कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। इतना ही से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। बात समझ रहे हो? एनसीईआरटी तुम्हारा सीमा बांध देता है। अब इसी को तुमको ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेना है डिटेल में, जो हम लोग इस चैप्टर में लेंगे इस वीडियो में। आगे देखिए कह रहा है मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस। मतलब मेटल जब प्योर स्टेट में होता है तो वो शाइनिंग सरफेस के साथ होता है, मतलब चमकदार परत। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटालिक लस्टर कहते हैं। तो ये याद रखना है। पहला डेफिनेशन तुमको सिंपल सा मिल गया, हो सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ दे। ठीक है, मेटालिक लस्टर। लस्टर क्या बता रहा है कि शाइनिंग प्रॉपर्टी जो है मेटल का जो होता है, अपीयरेंस होता है, इसी को बता रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मेटल हार्ड होते हैं और ये हार्डनेस जो है वेरी करता है, बदलता रहता है मेटल दर मेटल। माने अलग अलग मेटल लीजिएगा उसमें हार्डनेस अलग अलग देखने को मिलेगा। लोहा लीजिए और वहीं सोडियम उठा लीजिए, अंतर आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया दूसरा चीज़ ध्यान रखना है। तीसरा चीज़ क्या ध्यान रखोगे कि सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, मतलब पतला पतला चदरा के रूप में हम मेटल्स को पीट पीट के बना सकते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मैलिएबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, याद रखोगे। अब याद रखना है एक्सेप्शंस से क्वेश्चन काफ़ी आता है केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर इस चैप्टर में तुमको कुछ दूर तक ये बात ध्यान रखना होगा। तो कह रहा है गोल्ड और सिल्वर जो है ना मोस्ट मैलिएबल मेटल्स हैं। ठीक है ना, तो इसको याद रखना है। आपके ऑप्शन में आ सकता है एमसीक्यू में कि गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल। मोस्ट मैलिएबल माने उनको ज़्यादा पतला पतला सीट्स में परिवर्तित किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अभी तो चदरा बनाना हम लोग देख लिए, अब थिन वायर में जब आप किसी भी मेटल को खींच सकते हैं, उसको लंबा कर सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। तो ये आपका चौथा हो गया टर्म, याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। अब सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन है तो गोल्ड है, ये भी बात ध्यान में तुमको रखना है। अब अंदाजा इसी से लगाओ कि गोल्ड वायर तुम कितना बना सकते हो, तो 1 ग्राम गोल्ड अगर लोगे तुम उसे 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। तो इसके ये आपका डक्टिलिटी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कितना हाई है उसमें गोल्ड के केस में। तो इतना चीज़ को याद रखना है। कह रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। अब यही मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है किसका, मेटल्स का, कि मेटल्स को हम लोग बहुत रूप से उपयोग कर पाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, बाकी सारा चीज़ मोह माया है। आगे बढ़ो। अब आगे क्या देखते हो तुम, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मेटल जो है ना हीट और बिजली का भी गुड कंडक्टर होता है। एक्सेप्शंस आर दियर, उस पर हम फोकस करेंगे, बताएगा तो। लेकिन याद रखिएगा कि गुड कंडक्ट्स होते हैं हीट के, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी, मैंने पिघलने का जो दर है वो भी काफ़ी हाई होता है। अब कह रहा है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। अब सिल्वर और कॉपर जो है बेस्ट कंडक्टर है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। याद रखना, ऑप्शन दे देगा 4 मेटल का, उसमें से तुमको बेस्ट कंडक्टर मारना है तो सिल्वर मारोगे। अगर सिल्वर कॉपर दोनों दिए दिया तो बोथ ऑफ देम मारोगे। ठीक है, आगे कह रहा है लेड एंड मर्करी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब पुअर कंडक्टर वाला ऑप्शन आएगा तो लेड और मर्करी याद रखना। इसको तुम पेन से नोट करते चलो, यही सब चीज़ याद रखना है, बाकी कुछ नहीं, सब मोह माया। आगे देखो, अब फिर यहाँ पर हम लोग आ गए नॉन मेटल्स के केस में। ठीक है, नॉन मेटल्स के केस में क्या है कि एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स आर। अब देखो चैप्टर में जो जो नाम बोल रहा है वही नाम पर फोकस करना है, उतना ही तो तुमको केमिकल रिएक्शन वगैरह भी आ रहा है। तो कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब नॉन मेटल्स हैं। कह रहा है नॉन मेटल्स तुमको सॉलिड के केस में मिलेंगे या गैसेस के केस में मिलेंगे, एक्सेप्ट ब्रोमीन। तो तुमसे क्वेश्चन बन सकता है कि नेम 1 नॉन मेटल दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, तुम बोलोगे ब्रोमीन। ठीक है, अब आगे देखो,
आगे कह रहा है ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब जितने भी मेटल है उनको छोड़ दीजिए, केवल मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है बट गैलियम एंड कैल्शियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स, मतलब जनरली मेटल के केस में तुम क्या देखते हो कि उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तब जाकर के वो पिघलेंगे, लेकिन गैलियम और कैल्शियम ऐसा है ये मेटल जो क्या हो रहा है जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट्स है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम, मतलब तुम अपने तलहत्ती पे रख लोगे अगर इन दोनों मेटल को, किसको, गैलियम और कैल्शियम को, तो ये पिघल जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। आयोडीन के बारे में कह रहा है कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, मतलब लस्ट्रस मतलब अभी हम लोग शुरू में पढ़े हैं, देख रहे हो ना, हाँ, तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है। कार्बन के बारे में कह रहा है कार्बन एक नॉन मेटल है दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, कार्बन अलग अलग फॉर्म में, एलोट्रॉपी हम लोग पढ़े थे, कार्बन का चैप्टर वीडियो में तुम देख सकते हो, तो एलोट्रॉप्स होते हैं, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप, मतलब जो अलग अलग जितने भी रूप हैं कार्बन के क्या हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, और उसके बाद C60 बकमिंस्टर फलाने सब लोग पढ़े थे, ये सब एलोट्रॉप है, हर एक एलोट्रॉप है। तो डायमंड एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, डायमंड भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का। ई हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, मैंने प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर सब्सटेंस डायमंड है, जो कि एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का, तो ये भी याद रखना है। एंड हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और डायमंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई है। ग्रेफाइट एक दूसरा एलोट्रॉप है कार्बन का, जिसका जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये बात भी ध्यान में रखोगे। एल्कली मेटल्स के बारे में कह रहा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एल्कली मेटल्स है, याद रखने के लिए तुम अम लास्ट में लगा हुआ है ना, ये ध्यान में रखोगे। तो ये एल्कलीज हैं और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि इनको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। लोहा को तुम चाकू से काटने जाओ, कट सकता है क्या, नहीं कटेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि मेटल है, मेटल हार्ड होता ही है। लेकिन मेटल में भी एल्कली मेटल्स जो होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीन का नाम तुम याद रखो, इनको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी और डेंसिटी भी दोनों कम होता है। अब आगे क्या कह रहा है कि एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक जो हम लोग बात किए वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की है, इतना ही फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में डिफाइंड है बाबू, बाकी सब मुँह माया है, उसके चक्कर में मत पड़ो। अब कह रहा है ना कि ये जो नॉन मेटल्स हैं और मेटल्स हैं उनको आगे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। क्या कह रहा है कि मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स, ज़्यादातर जो नॉन मेटल हैं वो एसिडिक ऑक्साइड ये बनाते हैं, याद रखना है इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से MCQ बनेगा कि नॉन मेटल्स कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, तो एसिडिक ऑक्साइड। जब नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाता है तो मेटल क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड, मेटल क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड। कब बनाता है, जब पानी में घोला जाता है, जब डिजोल्व किया जाता है पानी में, ठीक है, याद रहना चाहिए कि नॉन मेटल कैसा ऑक्साइड बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड, और मेटल कैसा बनाता है, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग आ जा रहे हैं, कह रहा है कि फॉर दिस कलेक्ट द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल्स, मतलब किन किन मेटल्स से हमको डील करना है, केमिकल रिएक्शन याद रखना है, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, इतना ही पे हमको चलना है। NCERT सब कुछ बताता है। आगे देख लो। अब कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, जब मेटल को आप एयर में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है। आगे कह रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब जिस मेटल को भी तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे, कंबाइन करना मतलब रिएक्शन कराना है ना, तो जब तुम रिएक्ट कराते हो तो तुमको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन है तो O लग जाएगा मेटल के बाद, उसका टाइटल बन गया O वाला, तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। मतलब मेटल आप ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, इन दोनों को कंबाइन कराइए या रिएक्ट कराइए, आपको क्या मिलने वाला है, ओनली मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए उदाहरण के साथ कुछ दे दिया है कि कॉपर ले लिया, इसको ऑक्सीजन के साथ ये कराया, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड 2CO। अब नाम याद रखिएगा, कॉपर 2 ऑक्साइड। कह रहा है ये एक ब्लैक ऑक्साइड है, रंग भी बता दिया है, तो रंग वाला चीज़ को भी ध्यान में रखना है। आगे कह रहा है इसी प्रकार से एल्युमिनियम को ले लिया है, एल्युमिनियम ले लिया, अब 4Al क्या लिया है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 3O2 ले लिया, अब मिल गया Al2O3। अब इसका नाम याद रखना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का नाम क्या रहता है, O लगेगा बेसिकली। अब ये नंबर जो है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगा है, ठीक है, तो Al2O3 बन रहा है। अब देख रहे हैं ना, कॉपर को भी लिया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, एल्युमिनियम को लिया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। ऑक्साइड बनने में क्या हो रहा है, बस ऑक्सीजन उसके नाम के पीछे लग जा रहा है। अब ऑक्सीजन की संख्या को देख करके घबराना नहीं है कि CuO में केवल एक O है और यहाँ पर 3 O है, इसे घबराना नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या गया है। आगे आप देखिए, कह रहा है हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ HCl, हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ HCl, कैसे रिएक्ट करता है कॉपर ऑक्साइड CuO और HCl के साथ। तो वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े हैं, मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक नेचर का। तो मेटल ऑक्साइड जब भी आप लेंगे तो वो बेसिक बेस का काम करेगा और HCl तो एसिड का काम करेगा। तो ये रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम लोग एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि एसिड प्लस बेस, तो रिजल्ट क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब देख लीजिए, इसी का उदाहरण हम लोगों को कुछ लेना है। सबसे पहले देख लीजिए, कह रहा है सम मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सो बोथ एसिडिक एज वेल एज
बेसिक बिहेवियर। लेकिन एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। वैसे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करेंगे उनको आप लोग एम्फोट्रिक कहते हैं। एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या कहते हैं? एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर में पूछ दे, तो याद रखना है कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, वैसे मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण भी याद रहना चाहिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा तुमको बाबू। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट जरूर कर दो, इससे मोटिवेशन मिलता है। आगे देखो, कह रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स इन फॉलोइंग मैनर। अब देखिए, आप रिएक्शन के जरिए कैसे प्रूव करिएगा, तो वही क्या है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, मतलब ये एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसको बारी बारी से हम लोग लिख के शो करेंगे। पहला बार ले लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड को ले लिया और इसको HCl के साथ रिएक्ट कराया। अब रिएक्ट कराया तो क्या बन रहा है? ये बन रहा है, आप देख रहे हैं। दूसरे बार फिर एल्युमिनियम को ले लिया और इस बार बेस से रिएक्ट कराया। एक बार देख रहे हैं एसिड से रिएक्ट कराया है, क्या है? अब सिंपल सोचो कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड है एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो पहली बार मान लिया कि यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड जो लिया है ये बेस है, बेसिक नेचर का है। इसके बेस नेचर का यूज किया तो बेस और ये HCl तो एसिड हो गया ना। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो आपको पता है ना क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। तो सॉल्ट और वाटर बनना लाजमी है, तो यही बन रहा है यहाँ पर, सॉल्ट और वाटर। दूसरे बार क्या हुआ? ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो लिया, इस बार इसको मान लिया क्या? एसिड। ये एसिडिक नेचर का ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड। और ये क्या है? बेस है। अगेन एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ, तो जब एसिड बेस का रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो ये सोडियम एल्यूमिनेट है। आप याद रखिएगा ये रिएक्शन कि एक आपके पास ऐसा एम्फोट्रिक ऑक्साइड है जिसका रिएक्शन आपके केमिकल NCERT के बुक में दे दिया है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को आप एक बार एसिडिक के रूप में लेते हैं तो क्या होता है, और एक बार बेसिक के रूप में लेते हैं तो क्या होता है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हो ना? क्लियर है ना कि एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? एक एम्फोट्रिक ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड को एक बार एसिडिक नेचर ले लिया गया, बेसिक नेचर ले लिया गया पहले वाले केस में, और उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो एसिड और बेस का ही रिएक्शन हुआ, तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। दूसरे बार क्या किया गया? यही एल्युमिनियम ऑक्साइड को इस बार एसिड के रूप में ले लिया गया, एसिडिक नेचर के मान लिया गया ऑक्साइड, और इसको बेस के साथ रिएक्ट किया गया, तो अगेन एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ, तो सॉल्ट और वाटर ही बनना है, वही बन रहा है और कुछ नया नहीं है इसमें। आगे देखिए क्या कर रहा है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो हैं पानी में घुलते हैं और एल्कलीज बनाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि वैसे बेस जो पानी में घुलते हैं वो एल्कली कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज। अब वैसा मेटल ऑक्साइड जो पानी में घुलने वाला है उसका नाम आपको याद रखना होगा। उदाहरण तो एक है सोडियम ऑक्साइड और दूसरा है पोटेशियम ऑक्साइड। ये दोनों ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो पानी में घुलते हैं, और जो पानी में घुल जाएंगे मेटल ऑक्साइड उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कलीज बोलेंगे, क्योंकि मेटल ऑक्साइड तो बेसिक नेचर का है। अब देखिए उदाहरण ले लिया, ये सोडियम वाला और ये पोटेशियम वाला पानी में घुला दिया तो बन गया NaOH और ये बन गया KOH। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, कुछ नहीं है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवार्ड्स ऑक्सीजन। माने ऑक्सीजन को लेकर के सबका प्रतिक्रिया अलग अलग है, अलग अलग रिएक्शन है। होता है ना, एक थप्पड़ का रिएक्शन सारे बच्चे अलग अलग देते हैं। कोई रसीद कर देगा तुरंत तुमको, कोई साइलेंट वे में इसको इग्नोर कर देगा। तो वही मेटल के बारे में कह रहा है कि हर मेटल जो है ना, अलग अलग जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग प्रकार का प्रतिक्रिया करता है। कह रहा है जैसे पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट सो विगोरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। मतलब पोटेशियम और ऑक्सीजन को, सोडियम को आप अगर ओपन में रखेंगे, ओपन रूम में रखेंगे तो क्या होगा? वो आग लग जाता है उसमें, है ना, इतना हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सीडेंट से बचाने के लिए उसको हम लोग केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखते हैं। किसको? पोटेशियम और सोडियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बनता है, छोटा 2 नंबर का ही बनेगा लेकिन बनेगा। याद रखना कि पोटेशियम और सोडियम काफ़ी रिएक्टिव है, और इतना रिएक्टिव है कि रूम टेम्परेचर पर ही अगर आप उसको ओपन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा उसमें। तो इस आग लगने से, इस दुर्घटना से बचाने के लिए उसको हम लोग केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखते हैं। आगे कह रहा है कि सामान्य तापमान पर सरफेस ऑफ मेटल, जैसे कुछ मेटल ऐसे हैं जिनके सतह पर, कैसे मेटल नाम बोलिए? तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। मतलब ये सब ऐसे मेटल हैं कि जैसे ही ओपन रहते हैं तो इनके ऊपर क्या होता है? एक ऑक्साइड लेयर बन जाता है, इन्हीं मेटल का ऑक्साइड लेयर। अब ये ऑक्साइड लेयर कहाँ से बनता होगा? तो ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, और ये ऑक्साइड लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है जो फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकता है। ये क्या करता है? प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो फर्दर ऑक्सीडेशन से रोकता है। तो ये भी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ मेटल जैसे मैग्नीशियम, जैसे एल्युमिनियम, जैसे जिंक, जैसे लेड, ये सब ऐसे मेटल हैं जो जिन पे ऑटोमेटिक क्या होता है? एक ऑक्साइड लेयर उनके ऊपर बन जा रहा है। जब ऑक्साइड लेयर उनके ऊपर में बन जा रहा है तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकता है। तो ये भी चीज़ याद रखना है। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक से आपको मिल रहा है, इस पैरा से मिल रहा है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट भी लाइन मिलेगा, वो ये कह रहा है कि आयरन जो है ना, हीट नहीं, मैंने बर्न नहीं करता है, जलता नहीं है हीट करने पर, लेकिन वही आयरन फीलिंग्स को, बुरादा को
आप जब डालेंगे फ्लेम पर तो वो बर्न करता है, तो ये चीज़ याद रखना है। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ ए ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड। कॉपर भी नहीं बर्न होता है और कोट किया जाता है इसको ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड से, करा हो जाता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। और सिल्वर गोल्ड ऐसा है ना जो ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करता है हाई टेम्परेचर पर भी। बात समझ रहे हैं? तो इतना चीज़ क्लियर होना चाहिए। यहाँ से 3-4 बिंदु निकल रहा है इंपॉर्टेंट। एनोडाइजिंग के बारे में बोल रहा है कि एनोडाइजिंग क्या है, तो ये एक प्रक्रिया है ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम, मैंने एल्युमिनियम के ऑब्जेक्ट पर या एल्युमिनियम मेटल पर के ऊपर एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड लेयर हम लोग बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, अपने आप नहीं, और हम लोग जब बनाते हैं उसी को एनोडाइजिंग कहते हैं। कह रहा है एल्युमिनियम डेवलप्स ए थीन लेयर ऑफ ऑक्साइड व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब हवा से इसका सामना होता है एल्युमिनियम के सतह का, तो ऑक्साइड लेयर एक डेवलप हो जाता है और ये फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाता है। तो इससे क्या हो रहा है, ये रेसिस्टेंस प्रूफ बना रहा है किसको, एल्युमिनियम को। तो ये बात आप समझ गए, तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे हम, तो इससे एल्युमिनियम का लाइफ जो है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विगोरस इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम। अब सोडियम और पोटेशियम तो काफ़ी रिएक्टिव है, लेकिन मैग्नीशियम उसके कंपेरिजन में कम रिएक्टिव है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड रिएक्टिविटी। ठीक है, तो आगे देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ वाटर। जब पानी के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करता है तो क्या होता है, कह रहा है मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड, है ना। मेटल को जब पानी के साथ आप रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ये फार्मूला है 2, याद आपको रखना है कि मेटल को जब कभी भी आप पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको पहला प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन मिलेगा। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस है। वहीं मेटल ऑक्साइड को जब आप पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। आगे क्या कह रहा है कि मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायोलेंटली विथ कोल्ड वाटर। मतलब पोटेशियम और सोडियम ऐसा मेटल है जो बड़ा वायोलेंटली, मतलब उग्र रूप से कोल्ड पानी के साथ रिएक्ट करता है। वाटर में वाटर आप नहीं बोलेंगे, कोल्ड वाटर बोलेंगे। किसके केस में, पोटेशियम और सोडियम के साथ। कह रहा है इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायोलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेज फायर। अभी पोटेशियम सोडियम का रिएक्शन इतना विगोरस होता है, इतना फास्ट, इतना रैपिड है और इतना विध्वंसक है कि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है ना वो आग लग जाता है उसमें, है ना, इसलिए बर्न हो जाता है। तो ये ले लिया आपको। देखिए, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट कराया, 2 KOH बना, हाइड्रोजन रिलीज हुआ, हीट एनर्जी एनफ रिलीज होगा पोटेशियम और सोडियम के केस में। दूसरा सोडियम का उदाहरण है, आप देख सकते हैं। तो ये रिएक्शन याद रखना है, सिंपल सोडियम और पोटेशियम का है। क्या होता है जब पानी के साथ हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है, हमको पता है कि मेटल को जब पानी के साथ आप रिएक्ट कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर। कैल्शियम को जब पानी के साथ आप रिएक्ट कराते हैं ये लेस वायलेंट होता है, लेस वायलेंट। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। हीट इतना ही इवॉल्व होता है कि हाइड्रोजन जल ना पाए। तो देखिए, कैल्शियम लिया, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, CaOH ट्वाइस बनता है और H2। ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। कह रहा है कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग। अब ये पानी में जैसे ही कैल्शियम को हम लोग डालते हैं तो कैल्शियम फ्लोट करने लगता है, मतलब तैरने लगता है पानी पर। अब ये तैरता क्यों है, तो इसका रीजन यहाँ पर दिया है कि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन जो फॉर्म हो जाता है वो चिपक जाता है कॉपर के चारों तरफ। ठीक है, अगर ये कॉपर होगा और इसको हम लोग पानी में सबमर्ज कर दिए तो ये बबल लाइक स्ट्रक्चर जो है ना हाइड्रोजन का इस पर चिपक जाता है। यही बबल जो है इसको तैरने में मदद करता है, फ्लोट करने में। किसको, कैल्शियम को। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कैल्शियम क्यों स्टार्ट कर देता है फ्लोटिंग जब पानी में डालते हैं, तो गैस, हाइड्रोजन गैस बबल बनता है ना, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है और ये बबल जो है स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है ये कॉपर के चारों तरफ। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो याद रखना है कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। देख रहे हैं ना, यहाँ पर वाटर में भी वाटर सिंपल वाटर नहीं ले रहा है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर वो वाला बात है। तो मैग्नीशियम हमेशा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन ये भी फ्लोट करता है क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन गैस का बबल बन जाता है और स्टिक कर जाता है मैग्नीशियम के केस में भी। ठीक है, कह रहा है मेटल लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर। अब एल्युमिनियम, जिंक, आयरन जो है ना, ये ना कोल्ड वाटर ना हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, बट दे रिएक्ट विथ स्टेम, है ना, ये भाप से ही रिएक्ट कर जाते हैं टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी मेटल हो, चाहे वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करे, हॉट वाटर से रिएक्ट करे, प्रोडक्ट तो फिक्स है भाई बनना, है ना। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो देखिए, एल्युमिनियम ले लिया, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया, Al2O3 बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। आयरन ले लिया, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया, है ना, क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो इतना तो ध्यान में रखना है। आगे कह रहा है मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। माने ये सब पानी में रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऑर्नामेंट्स में, कॉपर का भी इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ये स्टेटमेंट है, यही इंपॉर्टेंट है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो 2 चीज़ बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। क्या बन रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन बन रहा है। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करो।
अब देखिए यहीं पर कुछ इक्वेशन ले रहा है, हमको समझना है। क्या समझना है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। अब ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस से क्वेश्चन पड़ता है कि हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होता है कब, जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। HNO3 जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो भी H2 प्रोड्यूस हो रहा है, इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस्ड टू वाटर, मतलब जो भी ये H2 प्रोड्यूस हो रहा है उसको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब H2 के साथ O को अटैच कर दे रहा है और क्या बन जा रहा है, वाटर बन जा रहा है। एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और खुद जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड में रिड्यूस हो जा रहा है, N2O हो, NO हो, NO2 हो। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है वो वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है और H2 गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है मैग्नीशियम और मैंगनीज। ठीक है, मतलब वेरी डाइल्यूट कहने का मतलब उसमें पानी मिला होगा नाइट्रिक एसिड में। ठीक है ना, पानी में हम लोग नाइट्रिक एसिड को मिलाए होंगे तो उसी को हम लोग डाइल्यूट बोलते हैं। डाइल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़े थे एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में, अगर नहीं देखे हो तो देख लो जा करके। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.11 दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल वाज फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। ये जो बबल का फॉर्मेशन हम लोग देखे थे जो फ्लोट करने में मदद करता है वो ज़्यादा है किसके केस में, मैग्नीशियम के केस में। द रिएक्शन वाज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस, और ये जो रिएक्शन था वो भी एक्सोथर्मिक था। एक्सोथर्मिक वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, मतलब देख रहे हैं ना ये रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है इस ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, तब एल्युमिनियम है, तब जिंक है, तब आयरन है। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल वेयर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज। कॉपर के केस में कोई बबल नहीं सीन हुआ था, कोई भी बबल नहीं दिखा था और टेम्परेचर भी अनचेंज था, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। इसका मतलब यही था कि कॉपर HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, मतलब वैसा HCl जो पानी में मिला हुआ हो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एक्वा रेगिया का। एक्वा रेगिया कुछ नहीं है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है ना। एक मिक्सचर बड़े मिश्रण है, किसको किसको मिला करके मिश्रण बनाया गया, तो कंसनट्रेटेड HCl को और नाइट्रिक एसिड को, है ना। कंसनट्रेटेड मतलब जहाँ पर एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3 दोनों का मिश्रण है। और मिलाना किस रेशियो में, तो 3:1 के रेशियो में मिलाना है। किस रेशियो में, 3:1 रेशियो में। यही जो मिश्रण तैयार होता है ना, इसको हम लोग एक्वा रेगिया कहते हैं, है ना। लैटिन वर्ड में इसको रॉयल वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉयल वाटर। राजा महाराजा यूज करते रहे होंगे किसी को गलाने के लिए। अब एक्वा इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। मतलब ये ऐसा रिएजेंट है जो गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को क्या करता है, पिघला लेता है, घुला लेता है। अब सवाल क्या कह रहा है कि हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। ये मेटल जो हैं किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं अदर मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म। जो ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव मतलब जो ज़्यादा बदमाश है मेटल, वो डिस्प्लेस कर देता है कम बदमाश वाले को, कम रिएक्टिव मेटल को, है ना। कहाँ से, तो उनके कंपाउंड से। वही सॉल्यूशन कह रहा है, इसका रिएक्शन यही है ना। वो रिएक्शन क्या है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केस है कि मेटल ए ले लिए आप और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी ले लिए। ठीक है, मेटल ए ले लिए और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, माने वही कंपाउंड वाला। अब क्या हो रहा है, जब दोनों में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ से सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, और मेटल बी अलग हो जाएगा। क्या है कि मेटल ए जो है ना, मेटल बी को लात मार के बाहर निकाल देगा। ठीक है, क्योंकि मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए मेटल बी को ये कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहीं से ना रिएक्टिविटी सीरीज का कंसेप्ट आता है। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या बताता है कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जो सबसे ज़्यादा बदमाश है, उन एलिमेंट को ऊपर में रखा जाता है, धीरे धीरे नीचे आता जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बदमाश है ना, वो कम बदमाश वाले को हटा देगा और डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा, उसके जगह पर खुद जाकर के प्लेस्ड हो जाएगा, और इसी रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज है, आप देख लीजिए, याद रहना चाहिए आपको। जो सबसे ऊपर में है पोटेशियम, सोडियम, ये हाईली रिएक्टिव है, और सबसे नीचे जो है ये AgAu, ये कम रिएक्टिव हैं। अब हम इसको कैसे याद कर लिए थे, तो न्यूमोनिक्स बना के आप याद कर सकते हैं। अलग अलग जगह पर आपको मिलेगा न्यूमोनिक्स। कनासा मगल, कनासा मगल, जनाब है पब। ठीक है, और नीचे से तो हमको पता ही है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, तो कह रहा है ना यहाँ पर नोबेल गैस के बारे में बात कर रहा है, या ऑक्टेट के बारे में जो हम लोग पढ़े थे कि नोबेल गैस विच हैव ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल सोज ए लिटिल केमिकल एक्टिविटी। नोबेल गैस के बारे में कह रहा है कि नोबेल गैस वैसे गैसेस हैं जो जिनका ऑक्टेट फुलफिल होता है ना, जो स्टेबल होते हैं, तो ये रिएक्टिविटी बहुत कम शो करते हैं, 9 के बराबर, है ना, क्योंकि स्टेबल है भाई, संपन्न है। देयरफॉर एक्सप्लेन द
रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज ए टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। अब कह रहा है ये रिएक्शन जो हो जा रहा है ना, ये रिएक्शन इसलिए हो रहा है ना कि सब स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल होने के क्रम में वो एक दूसरे से शेयर कर लेता है या गेन कर लेता है, लूज कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वही चीज़ हो रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन वैक्शन होता है। आगे हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सेल्स में, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का एक फार्मूला था 2n², जहाँ पर n क्या था, नंबर ऑफ सेल, हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में। तो n क्या है, नंबर ऑफ सेल है। नंबर ऑफ सेल क्या होता है, k, l, m, n, इस प्रकार से k में कितना अट सकता है, तो ये हम लोग इसी फार्मूला से डिफाइन किए थे, ठीक है। तो इसमें 2 हो सकता है ना, ये दूसरे नंबर पर आता है, l के पहले नंबर पर आता है, m तीसरे नंबर पर आता है, n चौथे नंबर पर आ रहा है क्रोनोलॉजी में, ऑर्डर में। तो ये k में 2 अट रहा है, ये हम कैसे डिसाइड कर रहे थे, इसी फार्मूला से 2n² में। तब देख लीजिए कैसे, तो 2 है, n का वैल्यू क्या है, ये ऑर्डर जो है ना क्रोनोलॉजी ऑर्डर, यही इसी को n बोलते हैं। तो k का n कितना है, 1 है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का तो 2 होता है, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर l का लीजिएगा तो l का n क्या हो जाएगा, क्रोनोलॉजी ऑर्डर 2 है, तो 2 और n स्क्वायर है, मतलब 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8, मतलब l में कितना एकोमोडेट हो सकता है इलेक्ट्रॉन, 8। इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। तो अगर नहीं आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो कमेंट करो, हम बताएंगे, इसको सिखाएंगे तुमको। तो यहाँ पर देखो अलग अलग एलिमेंट्स के, कुछ एलिमेंट्स के क्या लिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया गया है। अब देखो सोडियम है, सोडियम में 11 होता है, तो 2 8 1 है ना, अरेंज कर दिया गया है। मैग्नीशियम में 12 होता है, तो 2 8 2, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया गया है। अब जिसमें 8 है वो स्टेबल है, या जो किसी भी हाउस को लास्ट अपने सेल को कम्प्लीटली फिल कर दिया, जो कि आपको हीलियम के केस में देखने को मिला है, तो हीलियम भी स्टेबल है और ये 8 वाले भी स्टेबल हैं। लेकिन जिनमें 8 नहीं है, जैसे सोडियम में 1 बचता है, तो इसको 7 लेने की ज़रूरत है, तो 7 लेना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए 1 को लूज कर देगा। 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए 8 होना चाहिए। तो हम 4 को देखेंगे, ठीक है, 4 तक है तो हम लोग क्या करेंगे, लूज कर देंगे, और 4 से ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग गेन करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए 6 है किसी के पास, तो 2 किसी से ले लेगा, क्या कि 8 ही ना पुराना है, तो 50% से ज़्यादा संपत्ति इसके पास है, 6 है। लेकिन यहाँ पर 1 है इसके लास्ट सेल में, किसके, सोडियम के, तो 1 है तो 7 लेना पड़ेगा। 7 कर्ज लेना ज़्यादा मुश्किल काम है, 1 को हटा दो भाई, स्टेबल हो जाओगे। तो सोडियम 1 को हटाता है, ठीक है, सोडियम क्या करता है, 1 को हटा देता है। अब कैसे, देखिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग करते हैं KLMN, तो 2 8 1 हो गया। अब ये 8 कैसे हो गया, तो 2n² वाला फार्मूला यूज करके हम लोग देख रहे हैं। अब ये 1 हो गया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये गेन करेगा, लूज करेगा, किस चीज़ पर हम कैसे निर्धारित करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि 50% से कम हमको अगर लेना है तो हम लोग ले लेंगे। 50% से कम किस चीज़ के आधार पर, तो अगर टोटल ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए हमारे लास्ट सेल में। 8 का आधा मान लीजिए ना 4 होता है, तो 4 तक है तो ये ले लेगा, ये लूज कर देगा, ठीक है। 4 तक अगर है तो ये लूज कर देगा, है ना। लेकिन 4 5 है, 5 से ज़्यादा है तो ये ले लेगा। तो ये 4 से कम है ना, तो लूज करना पसंद करेगा। लूज करेगा मतलब क्या होता है कि अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है। इसमें प्रोटॉन कितना है, 11 है। प्रोटॉन कितना है, 11 है। तो ये अगर एक लूज कर रहा है तो हमेशा लूज और गेन इलेक्ट्रॉन का ही होता है, प्रोटॉन का लूज गेन नहीं होता है, हमेशा लूज और गेन इलेक्ट्रॉन का होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या नया कितना हो जाएगा, 10। प्रोटॉन तो 11 ही रह जाएगा, तो ये क्या बना देगा, Na+, क्या कि Na+ एक घट गया इलेक्ट्रॉन, तो Na+ बना देगा। तो इस प्रकार से आयंस फॉर्म कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना मेटल के केस में Na+, तो ये हुआ। मैग्नीशियम का उसी तरह से ले लो, मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 दिया हुआ है, 12 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, KLMN, 2 हो जाएगा पहले में, दूसरे में 8 हो जाएगा, लास्ट में 2 हो जाएगा। अब देखो ये भी 50% से कम है, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 50%, माने 8 में 4 से कम है। तो ये लूज करना ही इसके लिए फ़ायदेमंद है। अगर इसको लेना पड़ेगा किसी से तो 6 लेना पड़ेगा, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इसके लिए ना। तो 2 लूज करेगा। अब काहे मुश्किल होगा, ये सब हम लोग कार्बन के चैप्टर में पढ़े थे, तो ये या 9th में भी पढ़े थे। तो 2 लूज करेगा। तो अब देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर अगर 12 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 12 है। प्रोटॉन का संख्या कितना है, 12 है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का नया संख्या कितना बच जाएगा, 10। प्रोटॉन तो 12 ही रह जाएगा। तो किस चीज़ का चार्ज बढ़ गया, प्लस चार्ज बढ़ा कि माइनस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है ना, और इसका प्लस, तो इसमें प्लस चार्ज बढ़ गया। प्लस कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो Mg+2 लिखेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, Mg+2। बात समझ रहे हो। तो इस प्रकार से बन जा रहा है आयंस, इस प्रकार से आयन बन रहा है। अब आयन के बारे में तुम जानते हो, आयन 2 प्रकार का, निगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, केटायन, एनायन, हम लोग सुने हैं ना। तो ये है। अब आगे देखिए, कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, है ना। तो
आयोनिक कंपाउंड, हम इसे पहले ना कंपाउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो कंपाउंड बन रहा है, ये जो स्टेबिलिटी अटेंड कर रहा है, ये स्टेबिलिटी दो प्रकार से अटेंड करता है, ठीक है, दो प्रकार से। एक जो हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं, माने ये बॉन्डिंग हो गया ना, सोडियम का क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना है, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है। तो सोडियम का तो हम लोग देख चुके हैं कि सोडियम Na+ बनाता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं। क्लोरीन के केस को देखो कि KLMN हो गया, तो 17 होता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, 17 तो 287। अब ये देखिए क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 लूज करना बड़ा महंगा सौदा है। ये एक ले लेगा किसी से तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 8 का पूरा हो जाएगा, तो ये एक लेना पसंद करेगा। एक लेगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है सोडियम क्लोरीन के केस में, ये देखो, रुक जाओ, क्लोरीन के केस में इसका एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 17 है। इसमें प्रोटॉन कितना है, मतलब 17 है। अब अगर ये दो ले ले रहा है, एक ले ले रहा है सॉरी किसी से, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा नया, 18, लेकिन प्रोटॉन कितना रह जाएगा, 17। मतलब निगेटिव चार्ज बढ़ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यों का त्यों है। तो जब निगेटिव चार्ज बढ़ गया तो क्लोरीन कैसा आयन फॉर्म करेगा, किस टाइप से, ये बनाएगा Cl-1। क्या बनाएगा, Cl-1। तो -1 लिख करके हम सीधा Cl- लिखेंगे। तो देखिए Na+ है और Cl- है, ये दोनों मिल करके एक बॉन्ड बना लेगा। कैसे, देखिए Na+ और Cl-, ये बनाएगा मिल करके NaCl। तो NaCl एक कंपाउंड है ना, ये बॉन्ड बना रहा है, आपस में मिल रहा है। अब कैसे मिल रहा है, तो देखिए ये एक इसको दे दिया और ये इसको दे दिया, बात समझ रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करके ये बना ले रहे हैं बॉन्ड। कौन कौन बॉन्ड बना रहा है, सोडियम और क्लोरीन, बात समझ रहे हो, NaCl बना ले रहा है। काहे बना रहा है, किस प्रकार से बन रहा है, इसको हम लोग अभी देखे हैं। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये आयोनिक बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं ये लोग। और कोवैलेंट जो हम लोग कार्बन के चैप्टर में देखें तो कह रहा है कि वैसा कंपाउंड जो कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र करने से बनता है। किस चीज़ के ट्रांसफ़र होने से बन रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से। देखें ना सोडियम और क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से बन रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल, है ना, मेटल से नॉन मेटल के बीच में। इसी को हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं या आयोनिक कंपाउंड कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट एक ही है, दो नाम हो गया, ठीक है। तो कह रहा है क्या, द कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल। मतलब इसी प्रकार से जब ट्रांसफ़र होता है, आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉन का एक मेटल से नॉन मेटल के बीच, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड के नेचर को आपको जानना जरूरी है, प्रॉपर्टीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी कार्बन चैप्टर में लिए थे। तो कह रहा है फिजिकल नेचर क्या होता है, तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड होते हैं एंड आर सम वाट हार्ड भी होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो ये सॉलिड भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं क्योंकि इनके आयंस के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस बन रहे हैं Na+, Cl-, इनके बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। लेकिन जब आप इस पर प्रेशर लगाते हैं तो ये टूट जाते हैं, है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कह रहा है कि आयोनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा इसलिए कि दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग एंटर आयोनिक अट्रैक्शन। अब आयंस के बीच में, पॉजिटिव निगेटिव आयंस के बीच में अट्रैक्शन काफ़ी हाई होता है, तो इसको तोड़ने के लिए काफ़ी एनर्जी लगता है, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। सॉल्युबिलिटी के बारे में कह रहा है, तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड यानी कि आयोनिक कंपाउंड जनरली सॉल्युबल होते हैं, घुलते हैं पानी में, लेकिन ये नहीं घुलते हैं किस में, केरोसिन और पेट्रोल जैसे लिक्विड में, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कह रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी तो करेंगे ही। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल जहाँ भी मूव करेगा तो चार्ज तो आप देख रहे हैं ना, Na+, Cl-, तो ये चार्ज ही तो है। ए सॉल्यूशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, जब भी आयोनिक कंपाउंड का घोल आप लीजिएगा इन वाटर, इसमें आयन होंगे। अब आयन होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। कह रहा है बट आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट में ही कंडक्ट कर पाते हैं, तभी तो फ्री मूव कर पाएगा चार्ज। मोल्टेन स्टेट में होगा तभी तो फ्रीली मूव कर पाएगा, सॉलिड स्टेट में तो करेगा नहीं। तो वही कह रहा है कि आयोनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, क्योंकि आयंस का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन वही जब मोल्टेन स्टेट में आ जाता है ये आयोनिक कंपाउंड, तो इसमें चार्ज का मूवमेंट होता है, इसलिए करंट फ्लो करेगा। समझ रहे हैं, तो इतना चीज़ को आपको याद रखना होगा। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टेन स्टेट। अब यहाँ पर ऑकरेंस ऑफ मेटल के बारे में है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक तो अगर तुमको पसंद आ रहा है तो तुम चैनल को जरूर लाइक करो, समझ रहे हो। तो बेसिकली ऑकरेंस ऑफ मेटल्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल।
अर्थ क्रस्ट क्या है, थोड़ा और हम लोग पढ़ लेते हैं कि अर्थ क्रस्ट जो है मेजर सोर्स है मेटल्स का। मेटल आपको कहाँ से मिलता है, तो अर्थ के क्रस्ट से मिलता है। सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सॉल्युबल साल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब यहाँ से मिलता है। तो आप, लेकिन ये निकालना बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं रहता है। कह रहा है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, मेटल यहाँ से कह रहा है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। मतलब वैसे मेटल, एलिमेंट या कंपाउंड जो नेचुरली पाए जाते हैं पृथ्वी के सतह में, उन्हीं को हम लोग मिनरल कहते हैं, है ना, उन्हीं को हम लोग मिनरल कहते हैं। खनिज वगैरह हम लोग देखते हैं ना ज्योग्राफी में, तो ये मिनरल का डेफिनेशन हो गया, याद रखोगे। कह रहा है कुछ प्लेसेस मिनरल, कुछ जगहों पर मिनरल कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, है ना। कुछ जगहों पर आप देखेंगे कि मेटल्स जो है, मिनरल्स में मेटल का कंटेंट ज़्यादा है, हर जगह नहीं, कुछ जगह पर, और उसको निकालना प्रॉफिटेबल है। वैसे मिनरल को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओर कहते हैं, जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि ओर क्या हो गया, वैसा मिनरल्स जिससे आप मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं उन्हीं को ओर कहते हैं। तो यहीं तक हम लोग आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।